So write down the term first. We are starting the next chapter. This is chemical equilibrium. सबसे पहला टर्म लिखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है. So for equilibrium you write down it is the position or state. It is the position or state. It is the position or state from which if system is disturbed. It is the position or state from which if system is disturbed, it have tendency to regain it. It have tendency to regain it. हम लोग तीन तरह के इक्विलिब्रियम डील करेंगे. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड मटेरियल इक्विलिब्रियम. इसमें से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और मटेरियल इक्विलिब्रियम हम लोग केमिस्ट्री में डील करते हैं. सो द स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, हमने तीन तरह के इक्विलिब्रियम बताया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मटेरियल इक्विलिब्रियम. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पे किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होता है. और किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो कर देंगे तो इट इज अ स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो इन द स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. इन द स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो कोई भी सिस्टम अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आएगा तो इन दैट केस इट्स नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क विल बी जीरो. अब देखो, जैसे आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल समझाऊं तो आप इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ले लो, सिंपल पेंडुलम. सपोज करो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है. ये जब अपनी मेन पोजीशन पे है तो आप इस पेंडुलम पे ध्यान से देखो तो इसके ऊपर यहाँ पे टेंशन लग रहा है और ये इसका नेट फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है. तो इसका नेट फोर्स जीरो है इस पोजीशन पे. ये इसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है. ठीक है. अब हमने क्या करा कि इस पेंडुलम को यहाँ से डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करके हमने इसको अपनी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करके एक तरफ पुल करके छोड़ दिया. तो जब आप इसको पुल करके यहाँ पे छोड़ेंगे तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे फोर्स बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे mg तो अभी भी डाउनवर्ड्स काम करेगा और इसका टेंशन जो है वो स्ट्रिंग के अराउंड ऐसे लगेगा. तो टेंशन T का एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ आएगा, अगर आप इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लें, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा. तो इसको देखो नेट फोर्स काम कर रहा है. इसका मतलब ये पेंडुलम जैसे ही आप अपनी मेन पोजीशन से लेके साइड पे लेके छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पेंडुलम मूव करना शुरू करेगा किस तरफ, मेन पोजीशन की तरफ. अभी देखो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि इट इज द पोजीशन फ्रॉम विच इफ अ सिस्टम इज डिस्टर्ब इट हैव टेंडेंसी टू रीगेन इट. ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है टेंडेंसी. टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि वो कोशिश करेगा, अचीव होगा नहीं होगा ये नहीं पता. इट हैव टेंडेंसी टू रीगेन इट मतलब कोशिश की जाएगी उस चीज को अचीव करने की, बट वेदर इट विल बी अचीव्ड और नॉट दैट कैन नॉट बी सेड. तो आप इस चीज को समझना है कि देखो हमने इस पेंडुलम को एक साइड पे पुल करके छोड़ा, तो आपको समझ आ रहा है कि नेट फोर्स जो है वो टुवर्ड्स मेन पोजीशन काम कर रहा है. तो इसका मतलब यहाँ से पेंडुलम मूव करना शुरू करेगा. यहाँ पे इस पेंडुलम की वेलोसिटी जो है वो v0, क्योंकि आपने यहाँ से पुल करके इसको छोड़ा हुआ है. तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जीरो. अब जब यहाँ से मूव करेंगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स काम कर रहा है, तो एक्सेलरेट करते हुए आएगा. एक्सेलरेट करते हुए आएगा तो मेन पोजीशन की तरफ उसकी स्पीड बढ़ते हुए जा रही है. अब उसको आइडली मेन पोजीशन पे रुकना चाहिए था, बट चूंकि मेन पोजीशन पे उसकी स्पीड जीरो नहीं हो पाई तो वो मूव करते करते आगे चला गया. अब जब आगे चला गया तो अब देखो इससे पता चल रहा है कि इसकी टेंडेंसी, अब टेंडेंसी को जरा समझना है. तो देखो इसने अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव तो नहीं कर पाई, बट टेंडेंसी कैसे पता चल रही है, जब वो साइड से मेन पोजीशन की तरफ चल रहा है तो देखो अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आ रहा है, और जैसे ही मेन पोजीशन से आगे निकलेगा तो उसको लगेगा अरे इक्विलिब्रियम पोजीशन तो पीछे छूट गई. व्हाट इट विल डू, ये अपनी स्पीड कम करते हुए जाएगा और फाइनली जाके यहाँ पे रुक जाएगा. एंड देन इट विल नोटिस कि हम फिर से इक्विलिब्रियम से दूर आ गए, तो ये फिर से इस इक्विलिब्रियम की तरफ चलना स्टार्ट करेगा. जब चलना स्टार्ट करेगा तो फिर से अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आएगा, मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर इसकी स्पीड हाईएस्ट होगी, फिर नहीं रुक पाएगा, फिर आगे जाएगा तो क्या होगा, स्पीड कम करते हुए जाएगा. तो इससे पता चल रहा है कि इस पेंडुलम की टेंडेंसी क्या है, हर बार मेन पोजीशन तक पहुंचने की.
तो दैट इज द पोजीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर हम मार्क करेंगे तो ये जो पोजीशन है जहाँ पे हमने फोर्स, टेंशन और वेट को बैलेंस किया हुआ है, इस जगह पे हमारा स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। दिस इज द स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आई आपको बात में? दिस इज द स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैंने सिंपल तरीके से बताया कि आपको कभी भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना होगा तो दैट विल डू विद नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो। तो आप पूरी फिजिक्स में जितनी भी मैकेनिक्स के अंदर फोर्स बैलेंस, टॉर्क बैलेंस, जो कुछ भी करते हो, दैट इज विद द अजम्पशन दैट यू आर कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो करना होता है। और यहाँ पे हमें इसकी टेंडेंसी दिखाई पड़ रही है कि हर बार इस मीन पोजीशन तरफ जा रहा है तो स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा है, जब उससे दूर जा रहा है तो स्पीड कम करते हुए जा रहा है, यानी हर बार ये इसी पोजीशन की तरफ आना चाहता है। तो अब इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरे टाइप का जो इक्विलिब्रियम है दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम होता है, व्हेन टेम्परेचर इज सेम। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये स्टेट तब अचीव होगी जब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो जाए। दिस विल बी अ स्टेट व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम टेम्परेचर। और इसको आप दूसरे इस तरीके से समझ लो, एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास आइस है, ठीक है? तो अब आइस का टेम्परेचर देखो सराउंडिंग से कम है, तो वो क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, करता करते करते मेल्ट हो गया, मेल्ट होकर फिर अपना टेम्परेचर बढ़ाया और धीरे धीरे कहाँ जाके रुकेगा? जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो टेंडेंसी दिख रही है अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। इसका उल्टा बॉइलिंग वाटर रख दो, बॉइलिंग वाटर को क्या पता है? टेम्परेचर उसका सराउंडिंग से ज्यादा है तो वो हीट लॉस करना शुरू करेगा। कब तक लॉस करेगा? जब तक कहाँ तक ना पहुंच जाए? थर्मल इक्विलिब्रियम तक, यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर। तो जैसे हमारे पास कोई कोल्ड बॉडी है तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी? वो हीट गेन करती रहेगी तब तक जब तक वो अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के बराबर का टेम्परेचर ना अचीव कर ले। और कोई अगर हॉट बॉडी है तो वो क्या करेगी? अपना टेम्परेचर लॉस करती जाएगी या हीट लॉस करती जाएगी, और जब तक उसका टेम्परेचर अपने ओरिजिनल स्टेट तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक हीट लॉस करती रहेगी। अब मान लो हमने स्टीम को कोल्ड करते 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 ओरिजिनल टेम्परेचर तक लिया, फिर उसको हीट कर दिया तो फिर से अपना टेम्परेचर लॉस करना शुरू कर देंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो अगर आपको उसका टेम्परेचर डिस्टर्ब करा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो हीट लॉस करना शुरू कर देगा, टेम्परेचर कम कर दिया तो हीट गेन करना शुरू कर देगा। और टेंडेंसी हर बार क्या होगी कि टेम्परेचर बराबर करने किसके? सराउंडिंग के। तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल स्टेट की, थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होगी? व्हेन टेम्परेचर इज सेम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो अगर सपोज करो हमारे पास एक सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर T है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T से कम है तो वो हीट एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग के टेम्परेचर बराबर पहुंचना चाहेगा, यानी कि इसकी टेंडेंसी है कि टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर पहुंचे। और अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T से ज़्यादा है तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी? हीट लॉस करने की, ताकि ये फिर से टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के बराबर पहुंच जाए। तो इट रिफ्लेक्ट्स इट्स टेंडेंसी, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम है। अब जब मटेरियल इक्विलिब्रियम होता है तो मटेरियल इक्विलिब्रियम क्या है? मास की वजह से होगा। तो उसमें मास लॉस फ्रॉम द सिस्टम शुड बी इक्वल टू मास एंटर्ड इन द सिस्टम। मतलब किसी सिस्टम से जितना मास लॉस हो रहा होगा, अगर वो उतना ही मास गेन करने लगे मैकेनिज्म में, तो उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल इक्विलिब्रियम, राइट? तो मटेरियल इक्विलिब्रियम विल बी द स्टेट ऑफ जहाँ पे मास लॉस फ्रॉम द सिस्टम विल बी इक्वल टू मास गेन फ्रॉम द सिस्टम। उसकी कंडीशन अगर लिखनी है तो ये होगा मास लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम will be equal to mass lost from the system will be equal to mass gained by it, mass gained to system। जैसे आपको एवापोरेशन वाला और कंडेंसेशन का प्रोसेस सिखाया था वेपर प्रेशर के टाइम पे, तो वहाँ पे जिस रेट से एवापोरेशन हो रहा था उसी रेट से कंडेंसेशन हो रहा था। तो जितना मास वेपर में कन्वर्ट हो रहा था उतना ही वेपर कंडेंस होकर फिर से लिक्विड बन जा रहा था। तो सिस्टम से जितना मास लॉस हुआ एग्जैक्टली उतना ही मास गेन हो गया। तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम। समझ आया? तो किसी सिस्टम से जितना मास लॉस हो रहा है अगर उतना ही मास वो गेन कर जाएगा तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल इक्विलिब्रियम।
जैसे मैंने आपको एवापोरेशन वाले प्रोसेस में बताया था, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर एक क्लोज्ड वेसल में आपने लिक्विड लिया तो पहले लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और फिर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव होगी तो क्या होता है, वहाँ पे जितना वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है उतना ही वेपर कंडेंस होकर वाटर बना रही होती है। तो जितना वाटर सिस्टम से लॉस हो रहा होता है उतना ही वाटर गेन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मटेरियल इक्विलिब्रियम समझ गए ना, जितना मास लॉस होगा उतना ही मास अगर सिस्टम में गेन होने लगेगा तो इट इज मटेरियल इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने आपको इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का एग्जांपल सिखाया था वेपर प्रेशर के टाइम पे, जो उसको डिस्कस करेंगे, यही चैप्टर है हमारा पूरा आगे। अब इसमें एक पॉइंट पहले और ध्यान से नोटिस करना है कि जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम है वो दोनों स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और जो मटेरियल इक्विलिब्रियम है वो दोनों वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम आप पूरा फिजिक्स में डील करते हैं, मटेरियल इक्विलिब्रियम हमारे केमिस्ट्री का पार्ट है। ये चीज़ नोट बना के अलग से लिख लेना है नीचे। सो राइट डाउन, mechanical equilibrium and thermal equilibrium are static equilibrium. Mechanical equilibrium and thermal equilibrium are mechanical equilibrium and thermal equilibrium are static equilibrium मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम आर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो फिर आगे का प्रोसेस बंद हो जाता है। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम था तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, जैसे ही सराउंडिंग के बराबर टेम्परेचर पहुंच जाएगा वो हीट एब्जॉर्ब करना ही बंद कर देगा। लेकिन मटेरियल इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं होता, मटेरियल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो अगले स्टेप में लिखो, मटेरियल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। Material equilibrium is dynamic equilibrium। मतलब एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उसके बाद भी जो प्रोसेस चल रहा था वो चलता रहेगा। मतलब जितना मास सिस्टम लॉस कर रहा था वो लॉस करता रहेगा, जितना गेन कर रहा था वो गेन करता रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि अगर रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा तो उस स्टेट में इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी एवेपोरेशन भी चलता रहेगा और कंडेंसेशन भी चलता रहेगा और दोनों बराबर रेट से, तो दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमारे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और जो हमारा मटेरियल इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ऑल थ्री इक्विलिब्रियम दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड मटेरियल इक्विलिब्रियम are established simultaneously then it is referred as state of thermodynamic equilibrium। तो अगर हमारे किसी भी केस में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और मटेरियल इक्विलिब्रियम तीनों एक साथ स्टैब्लिश हो जाते हैं तब उसको बोला जाता है स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जो आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम वो फिजिक्स में डील किया जाता है, मटेरियल इक्विलिब्रियम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम्स हैं। तो ये हमारे पास टोटल 5 तरह के हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे, और भी कई टाइप्स के हो सकते हैं क्योंकि कंडीशन केवल इतनी है कि सिस्टम में जितना मास गेन हो रहा है उतना ही लॉस हो जाना चाहिए। लेट हम लिखिए मटेरियल इक्विलिब्रियम, मटेरियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारा कोर्स केमिस्ट्री में यही है। सो मटेरियल इक्विलिब्रियम, तो मटेरियल इक्विलिब्रियम की जो सबसे पहली कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। तो कोई भी मटेरियल इक्विलिब्रियम का टाइप देखेंगे आप, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में डालेंगे हम लोग। ठीक है, सो मटेरियल इक्विलिब्रियम हमारे पास जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी होगी। और यहाँ पे हम लोग टोटल 4 तरह के मटेरियल इक्विलिब्रियम्स पढ़ने वाले हैं अपने कोर्स में। एक और टाइप का इक्विलिब्रियम होता है जिसको फेज इक्विलिब्रियम बोलते हैं, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कभी, लिक्विड 12th में जब लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब आपको फेज इक्विलिब्रियम के बारे में आइडिया दूंगा। अभी हमारे केस में जो मटेरियल इक्विलिब्रियम है उसके हम लोग 4 कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। दिस इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। we'll study physical equilibrium, chemical equilibrium, ionic equilibrium
एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। दो पोर्शन हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, और दो पोर्शन इसकी अगली यूनिट में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली चार तरह के मटेरियल इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। मटेरियल इक्विलिब्रियम पहचानने का सबसे सिंपल तरीका मास एक्सचेंज दिखना चाहिए, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे जो एक्सचेंज होना चाहिए वो केवल फिजिकल चेंज होना चाहिए। अगर केमिकल चेंज हो जाएगा तो फिर हम उसे अगले वाले कैटेगरी में दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जैसे हमने एक लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर में लिया, तो वो स्टेट जहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा, और ऐसा इक्वल होने के बाद भी एवेपोरेशन भी चलता रहेगा और कंडेंसेशन भी चलता रहेगा, तब इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। सो राइट डाउन, इफ a liquid is taken in a closed container, if a liquid is taken in a closed container, if a liquid is taken in a closed container, then the condition when then the condition when rate of evaporation then the condition when rate of evaporation will be equal to rate of condensation will be equal to rate of condensation is state of physical equilibrium. The state of physical equilibrium. ठीक है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बावजूद भी एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे। ये चीज और ऐड कर लीजिए, इवन आफ्टर equilibrium is attained, even after equilibrium is attained, the rate of evaporation will be even after equilibrium is attained, rate मत देखो, even after equilibrium is attained, evaporation and condensation both the processes will be going on. Even after equilibrium is attained, both evaporation and condensation are going on. मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो अपना एवापोरेशन और कंडेंसेशन रुक गया, ये नहीं होता। दैट इज व्हाई इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हेंस इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हेंस इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो अब जैसे यहाँ पे अगर हम मेंशन करें तो हमारे केस में क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे जो लिक्विड है वो अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब इसी का दूसरा केस भी ले सकते हैं, जब यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड वेपर में वो मेल्टिंग पॉइंट पे, वो भी फिजिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी। अगर दूसरा एग्जांपल इसका लिखना है, आइस एंड वाटर का केस लिख सकते हो। सो अनदर एग्जांपल अगर हम इसी चीज का लिखें तो राइट डाउन, इन द स्टेट व्हेन ice and water are in equilibrium with each other, when ice and water are in equilibrium with each other at melting point, in the state when ice and water are in equilibrium with each other at melting point, या उसी को फ्रीजिंग पॉइंट भी लिख सकते हो, in
in the state when ice and water are in equilibrium with each other at melting point, ये भी आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया। आइस एंड वाटर आप लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए फिजिकल इक्विलिब्रियम के, एक ही हो गया और एक ही हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस लिखे जा सकते हैं। बस फिजिकल स्टेट चेंज हो, केमिकल स्टेट ना चेंज हो, विल कंसीडर इट एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो केवल रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में अटेन हो सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा हो। पहले पॉइंट पे आपको यही लिखना है। सच इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, such equilibrium can be achieved, such equilibrium can be achieved only in case of reversible reactions. Such equilibrium can be achieved only in case of reversible reactions. ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों साथ साथ बनने चाहिए। तो अगले पॉइंट पे लिखो, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, in a reversible reaction, reactants converts into products and products converts into reactants. And products converts into reactants. और इसमें अगर लिखना होता है कभी भी तो हमने जैसे a प्लस बी लिखा और बीच में देखो ये रिवर्सिबिलिटी का साइन बनाते हैं, इसको ध्यान से पहचान लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। अगर ये साइन बनाते हैं तो ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सिंपल होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, और ये जो हमारा है ये साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। साइन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन लिखनी होती है तो उसके लिए हम लोग ये वाला साइन बना देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि वो रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल है। देखो, ऐसी रिएक्शन जिसमें केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। ठीक है, तो उसका मतलब अगर हम केवल ये पता कर लें कि कौन कौन सी रिएक्शंस इरिवर्सिबल है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रिवर्सिबल है। तो उसके बाद पहले हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस को डील करेंगे। तो अगले पॉइंट में लिखिए इरिवर्सिबल रिएक्शंस। irreversible reactions. Irreversible reaction में लिखिए, when a reactant converts into product, when a reactant converts into product but product will not convert into reactant, it is irreversible reaction. It is irreversible reaction. ठीक है, तो हम सारी इरिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल्स लर्न कर लेते हैं, इनका नंबर करना है, बाकी सारी रिएक्शंस फिर अपने आप रिवर्सिबल कैटेगरी में आ जाती है। तो इस केस में जैसे हम लोगों ने मान लो एक रिएक्शन लिखी, सपोज करो CH4
2O2। तो यहाँ पे देखो अगर केवल सिंगल एरो बना रहे हैं मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इट विल फॉर्म CO2 एंड वाटर। तो अगर सबसे सिंपल तरीका सीखना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पहचानने का, तो आप केवल सिंबल देख के पहचान सकते हो। अगर ये वाला एरो बना होता है तो इरिवर्सिबल होता है, ऊपर वाला एरो बनाते हैं तो रिवर्सिबल होता है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो ऑब्वियसली ये साइन बना के नहीं देगा। अगर ये साइन बना देगा तो कोई भी बहुत आसानी से पहचान सकता है कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है, कौन सी इरिवर्सिबल है। जब हम लोग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉपर सिंबल बना होगा क्वेश्चन में। बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन ही पूछेगा कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है और कौन सी इरिवर्सिबल है, तो फिर इसको सिंबल से नहीं पहचानने का मौका मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कैसे डिसाइड करते हैं। तो अब आप यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करो। तो मतलब मैं आपके लिए केसेस लिखे देता हूँ। तो सबसे पहले अगर इरिवर्सिबल कैटेगरी लिखेंगे तो पहले पॉइंट में लिखो ऑल कंबशन रिएक्शंस, all combustion reactions are irreversible. All combustion reactions are irreversible, मतलब अगर आप किसी चीज को completely burn कर देते हो तो वो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो रहा। सेकेंड टाइप लिखेंगे all neutralization reactions, all neutralization reactions, neutralization reaction समझते हैं, acid plus base gives salt and water। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ये रिएक्शन भी हमेशा इरिवर्सिबल कैटेगरी में होगी। सो ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। तो इनके केस में भी इक्विलिब्रियम स्टडी नहीं होती। तीसरी कैटेगरी में अगर हम लिखेंगे ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर all precipitation reactions are irreversible। जैसे अगर आपने NaCl की रिएक्शन एक बार AgNO3 से करा दी तो इससे अगर AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा तो ये irreversible रिएक्शन होगी, because AgCl is white precipitate over here। और चौथी कैटेगरी अगर कभी देखनी होती है तो ये बीच की स्टेट है, ये कभी रिवर्सिबल और कभी इरिवर्सिबल होगा। पहचानने का तरीका ये है कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक ओपन कंटेनर में परफॉर्म करा रहे हैं और उसका प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में है, तो ऐसी केस में गैस एस्केप कर जाएगी और तब हमारी रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम गेन नहीं कर पाएगी। समझ गया? चौथा केस लिखो, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट if one of the product is in gaseous state, if one of the product is in gaseous state and reaction is performed in open container, then such reactions are also irreversible। If one of the product is in gaseous state and reaction is performed in an open container, then such reactions are also irreversible। जैसे अगर मान लो हम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट करा रहे हैं, तो इस प्रोसेस से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैसियस बन रहा है और ये रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो रही है, तो इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर सेम रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में करा देंगे तो ये रिवर्सिबल हो जाती है।
यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। मतलब अगर आपने गैस एस्केप हो जाने दी तो इरिवर्सिबल, और गैस को आपने उसी कंटेनर में ट्रैप किया हुआ है तो रिवर्सिबल। तो 4 कैटेगरी की रिएक्शन याद रखी जाती है, सारी कंबशन रिएक्शन, सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये हमेशा इरिवर्सिबल होंगे। इसके अलावा एक केस बताया कि अगर किसी रिएक्शन का कोई एक प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में है और ऐसी रिएक्शन को अगर आप ओपन कंटेनर में परफॉर्म कर दे रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन हमारे लिए क्या हो सकती है, इरिवर्सिबल। और अगर आप सेम रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में परफॉर्म करा देंगे तो वही रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, इन 4 कैटेगरी की रिएक्शंस को छोड़ने के बाद जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब रिवर्सिबल कैटेगरी में काउंट होती है। तो ये पॉइंट पे लिखो, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, in a reversible reaction, in a reversible reaction, reactant to product formation is forward reaction, reactant to product formation is forward reaction. In a reversible reaction, reactant to product formation is forward reaction, and product to reactant formation and product to reactant formation is backward reaction. In a reversible reaction, reactant to product formation is forward reaction and product to reactant formation is backward reaction. जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी M2 plus 3H2 gives 2NH3। तो इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होकर अमोनिया फॉर्म हो रहा है, ये हमारे लिए फॉरवर्ड रिएक्शन है। और अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन है उसको बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो अब अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को एक क्लोज कंटेनर में परफॉर्म करा रहे हैं तो जिस स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में जिस रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उसी रेट से फॉर्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली मास ऑफ जो अमाउंट एंटर्ड इन द सिस्टम है और मास लॉस फ्रॉम द सिस्टम है वो सेम हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगला पॉइंट यही लिखना है, कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। So write down, when a reversible reaction is performed, when a reversible reaction is performed in a closed container, when a reversible reaction is performed in a closed container, then in the state of chemical equilibrium, then in the state of chemical equilibrium, rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction.
then in the state of chemical equilibrium, rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction. ये आपके केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा, तो फिर इसका मतलब जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज होंगी जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग दूसरी कंडीशन की तरह यूज कर सकते हैं। तो अगले पॉइंट पे लिखो, दैट इज इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, that is in the state of chemical equilibrium, that is in the state of chemical equilibrium, all measurable quantities like pressure, volume, temperature, moles of reactant and product, concentration, mass, etc. becomes constant. So in the state of chemical equilibrium, all measurable quantities like pressure, volume, temperature, moles of reactant and product, concentration, mass, etc. becomes constant. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, moles, mass, concentration of reactant and product, etc. becomes